30 साल पहले एक एक्सोप्लैनेट, ओके, दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो मैं ये बता रहा था कि 30 साल पहले पहला एक्सोप्लैनेट दरियाफ्त हुआ और एक बड़ा तहलका मच गया फलकियात की दुनिया में, क्योंकि ये सोचा गया था आज से दहाइयों पहले कि हाँ ज़रूर ऐसे सैयारे होंगे जो दूसरे सितारों के गिर्द घूमते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी देख नहीं सकते। और वजह यह है कि सैयारों की अपनी तो कोई रोशनी नहीं होती, उनका अपना कोई ईंधन नहीं होता जिस तरह का सितारों का होता है। सितारे जो है वो 1 सेकंड के अंदर 10,000 टन हाइड्रोजन उड़ा लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन से जितनी तवानाई और गर्मी निकलती है वो 10,000 टन के बराबर है, यानी कि जितने एटम बम हैं दुनिया में उसके सामने तो बस वो पटाखे हैं जो 1 सेकंड में उस सितारे से निकलते हैं। तो अब वो रोशनी जो सितारों से आती है हम तक, वो बहुत लंबा सफ़र तय करके आती है। जो सैयारे उनके गिर्द घूमते हैं वो सिर्फ उसकी रोशनी हम तक रिफ्लेक्ट करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, उसकी शिद्दत बहुत कम होती है। तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसा कि लाहौर में अगर कोई जुगनू हो और उसे हम यहाँ इस्लामाबाद में देखना चाहें, कितनी रोशनी हम तक पहुँचती है? बहुत बहुत कम। दूसरे ये कि देखें आसपास जो दूसरी लाइट्स हैं, जो रोशनियाँ हैं, उसकी वजह से तो वो बिल्कुल ही उस नॉइज़ में गुम हो जाती है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और ये 30 साल पहले की बात है, 1992 की। आज जितने एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ नासा के वेबसाइट पे। अब मैं पता नहीं इसमें किस हद तक कामयाब हूँगा, क्योंकि यहाँ तो ठीक नज़र आ जाएगा, लेकिन जो लोग पीछे बैठे हैं उनको थोड़ी सी दुश्वारी होगी। बहरहाल मैं पढ़ के सुनाऊंगा जो इस वेबसाइट के ऊपर है। और इस वेबसाइट पर इतनी ज़्यादा तफसील है और इतनी नई मालूमात हैं और ऐसी मालूमात जो बिल्कुल ताज़ा है, जो कल तक की है या आज तक की है। आज क्या तारीख है? 3 दिसंबर है। सो वील सी हाउ फार नासा हैज़ गॉट इन अपडेटिंग दिस। अच्छा, तो ये मैं इंटरनेट यहाँ लगाता हूँ, तो ये इधर मैं नासा के वेबसाइट पे जाने वाला हूँ। यहाँ आप ये exoplanets.nasa.gov है। अब आप ये देख रहे हैं कंफर्म्ड डिस्कवरीज इस पर आ रही हैं। 5,220 exoplanets have been discovered as of the 3rd of December 2022. Candidates 9,151। मतलब ये कि ये ऐसे पॉसिबल प्लैनेट्स हैं लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई है। और फिर जो इसमें तीसरा नंबर है, नंबर ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स, तो ये कि कुछ सितारे ऐसे हैं जिनके गिर्द 1 नहीं 2 या 3 सैयारे घूमते हैं। तो ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम्स की तादाद 3,907 है। अच्छा, मैं अब इस वेबसाइट पे आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको बंद कर दूंगा और फिर हम दूसरी बातें करेंगे। सो दिस इज़ द डिस्कवरी डेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब देखता हूँ ये अगर बड़ा हो सके तो नहीं, बड़ा होने से गायब हो जाता, तो मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। जो लोग पीछे बैठे हैं शायद ना पढ़ सकें। द फर्स्ट डिस्कवरी वॉज 1992, 30 साल पहले। और
उसी साल में एक और डिस्कवरी भी हुई थी, तो दो 1992 में हुई थी। इनको नाम दिया गया है, नाम से हमें कोई गर्ज नहीं। एक को PSR, ये एस्ट्रोनॉमर्स का है। जो इधर दूसरे पर्टिकुलर्स हैं वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं हमारे लिए। लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, जाहिर है कि ये सारे जो सैयारे हैं दूसरे सितारों के गिर्द घूम रहे हैं, और वो सितारे इतने नूरी साल दूर हैं। मतलब ये कि रोशनी को 1957 साल लगे थे ज़मीन तक पहुंचने के लिए। और ये जो पहला सैयारा ढूंढा गया था, एक्सोप्लैनेट, उसका मास है 4.3 अर्थ्स। तो ज़मीन का जितना भी है किलोग्राम में शायद 10 टू द पावर 28 के लगभग है, याद नहीं है। सूरज का शायद 10 टू द 33 है। हम सूरज से 1 लाख गुना हल्के हैं, कम भारी हैं। तो जो प्लैनेट मैस है दैट इज 4.3 अर्थ्स। जिस सितारे के गिर्द ये एक्सोप्लैनेट घूम रहा है उसके सूरज का उस सितारे का पावर हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि कहीं ये इंफॉर्मेशन भी है। अच्छा, अब ये देखें, जो 1995 में दरियाफ्त हुआ वो उसका 5.45 टाइम्स द पावर ऑफ द सन है। तो जितनी तवानाई एक हमारे सूरज से निकलती है उससे ये तकरीबन 5.5 गुना ज़्यादा है। और इसका जो वज़न है वो अर्थ के हवाले से नहीं मेजर किया गया, ये मुश्तरी जुपिटर के हवाले से मेजर किया गया। एंड हाउ मच इज वन जुपिटर? जुपिटर जो है वो इतना भारी प्लेनेट है कि अगर आप पूरा निज़ाम शमसी लें तो उसका ये तकरीबन 10% है, यानी कि सबसे ज़्यादा भारी प्लेनेट है। और ये ज़मीन से कोई 250 गुना ज़्यादा भारी है, ऐसे कुछ उससे भी ज़्यादा। तो जुपिटर को एक पैमाना रखा जाता है जो भारी एक्सोप्लैनेट्स हैं उनके लिए, और ज़मीन को रखा जाता है जो निस्बतन हल्के एक्सोप्लैनेट्स हैं। और देखें ये फैले हुए हैं हर तरफ, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। ये अब हम यहाँ से देखते हैं स्टेलर मैग्नीट्यूड। चलिए प्लैनेट मैस के लिहाज से देखते हैं। इस वेबसाइट की खूबसूरती ये कि आप हर पैरामीटर के एतबार से देख सकते हैं। क्या हो गया? हाँ, तो अच्छा, अब ये इतनी ज़्यादा वेरिएशन क्यों है और ये प्लैनेट्स आए कहाँ से? ये सवाल आपके जहन में ज़रूर होता होगा। बिल्कुल उसी तरह से ये प्लैनेट्स बने, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स बने, जिस तरह से हमारा अपना सोलर सिस्टम बना। यानी कि कहीं पर कोई सितारा फटा था, उसके फटने से मलबा फैला, पूरी कायनात में खला में वो मलबा फैला। अब वो मलबा फिर इकट्ठे होने लगा क्योंकि ग्रेविटी, कशिश सकल, इसको नज़दीक करती है। तो वो मलबा इधर 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 ये जमा होते होते एक जगह आकर मरकूज़ हुआ। जहाँ इसका सबसे ज़्यादा मास था वहाँ एक नया सूरज बना, एक नया सितारा बना जिसको सेकेंडरी स्टार कहते हैं। और इस तरह से ये एक
नया प्लानिटरी सिस्टम भी बना, यानी कि जहाँ जहाँ बना वो इसी तरह से बना। अच्छा, अब ये चूँकि आ गया, हम अब ये देख सकते हैं कि कौन से सबसे दूर हैं और सबसे नज़दीक हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जो सबसे नज़दीकी सैयारा है ज़मीन से वो 4 नूरी साल दूर है। तो ये यहाँ पर 4 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है। इस सितारे को तो हम बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं क्योंकि ये हमारा बिल्कुल पड़ोसी है। सिर्फ 4 साल लगते हैं जाने आने में। अगर आप जाने में 8 साल लग जाएंगे जाने आने में, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट पर जा सकें, लेकिन वो चलिए फिर भी पड़ोसी ही कहेंगे क्योंकि जो दूसरे हैं देखें बहुत 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 दूर हैं। अच्छा, ये हम आगे चलते हैं, ये देखते हैं कहाँ। मैं अगले पेज पे जाता हूँ। देखें इसके 105 पेजेस हैं। 5220 अगर प्लैनेट्स हैं तो देखें कहाँ कहाँ हैं। अच्छा, ये लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ 52 वगैरह वगैरह। मैं अब ऐसे करता हूँ कि बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पर जाता हूँ और ये देखता हूँ कि जो हाँ, थोड़ा सा वक्त लगता है इसको आने में। हाँ, ये देखें, हाँ ये ऊपर छुप गया। हाँ, 27,700 एंड ये क्यों आ गया? सो 27,727 लाइट ईयर्स अवे। इसका मास 3.8 जुपिटर्स है और ये 2006 में डिस्कवर हुआ। और ये देखें कि जो दूसरा पैरामीटर है इधर स्टेलर मैग्नीट्यूड, यानी कि ये इतना ज़्यादा रोशन है सूरज के मुकाबले में। कुछ और इससे ये बहुत अच्छा होगा अगर आप खुद जाकर इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, क्योंकि लेक्चर में पूरी चीज़ें पीछे जो बैठे हैं उनको शायद नज़र ना आती हों, और वैसे भी अपने शौक़ से आप देख सकते हैं। प्लैनेट मास के एतबार से जो सबसे हल्का प्लैनेट डिस्कवर हुआ है दैट इज़ 0.02 टाइम्स द साइज द मास ऑफ द अर्थ। वैसे इसको पता नहीं प्लैनेट क्यों कहते हैं, ये तो प्लैनेटॉइड होना चाहिए, बहुत ही छोटा है। आपको पता ना कि प्लूटो को हमने निकाल दिया, उसको हम नहीं मानते हैं कि वो एक प्लैनेट है, इसलिए कि वो इतना भारी भरकम नहीं है जितना कि दूसरे प्लैनेट्स हैं। तो ये शायद, चलिए इनकी अपनी कैटेगराइजेशन है। बहरहाल ये 0.02 है। और दूसरी तरफ अगर हम चलें तो मैं अब बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पे जाता हूँ। अच्छा, कुछ तो हैं जो अननोन हैं, और इधर ये बताया गया कि वी डोंट नो द प्लैनेट मास, लॉट्स ऑफ अननोन्स ओवर हियर। लेकिन जहां ये नोन है तो इसकी प्रिसिशन भी ठीक ठाक है। ये ये देखें कि इधर 9 जुपिटर्स है, 9.9, 9.96 और चलते हैं planet mass. So you see there is a whole distribution of these. अच्छा, अब ये सारी बातें हम समझना चाहेंगे कि आखिर इन प्लैनेट्स को कैसे दरियाफ्त किया गया। हम नासा पे
एतबार नहीं करेंगे जब तक वो हमें बताते नहीं कि एग्जैक्टली किस प्रोसीडियर से हम जान सके कि ये प्लैनेट्स हैं, उनका मास इतना है, उनके सूरज का, उनके सितारे की इतनी ताकत है वगैरह। तो चलिए अब हम अपनी तवज्जो इसकी तरफ मरकूज़ करते हैं। तो इसको अब मैं बंद कर देता हूँ। इस वेबसाइट पे आप खुद जाएं, एक्सोप्लैनेट्स नासा गूगल में डालें तो ये वेबसाइट आ जाएगी। और बच्चों के लिए बड़े अच्छे अच्छे इसमें खेल हैं। तो इसमें कार्टून्स भी बने हुए हैं और आप इन प्लैनेट्स की तस्वीरें भी देख सकते हैं। हालांकि वो जाली तस्वीरें हैं, हम इन प्लैनेट्स को डायरेक्टली नहीं देख सकते, बहुत बहुत मुश्किल काम है, शायद 1000 साल बाद देख सकें। लेकिन इस वक्त हमने ये कैसे जाना कि ये प्लैनेट्स हैं और उनकी जो तफसीलात हैं वो कहाँ तक हम जान सकते हैं और किस तरीके से। तो चलिए इस मसले पर आते हैं। पहला तरीका तो ये है जिसको ट्रांजिट के ज़रिए से हम पहचानते हैं। तो फर्ज कीजिए कि ये सितारा है, अपना सूरज ही समझ लीजिए, इसके गिर्द कोई प्लैनेट घूमता है और वो ऐसे है। तो ये वो प्लैनेट है जो वक्ती तौर पर इस सितारे के सामने आ जाता। अब जितना वक्त ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएगा, उस दौरान उस सितारे से रोशनी थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि वो उस प्लैनेट के थ्रू रोशनी जा नहीं सकती। अगर हम एक मखसूस सितारे के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज करें और उसको देखते रहें और ये देखें कि कुछ कुछ वक्त के बाद रोशनी में कमी आ जाती है, तो उससे फिर हम ये अखज़ कर सकेंगे कि कोई चीज़ उसके सामने से गुजर रही है। सो देयर इज़ अ रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अगर ये नॉर्मल है तो वक्ती तौर पर इसमें कमी आएगी। तो जब ये सैयारा इधर है, रोशनी रुकेगी। जब ये इधर पहुंचेगा, इस वक्त तक रुकेगी। जब ये आगे निकल जाएगा तो फिर ये सितारा फिर से अपनी मैक्सिमम रोशनी दे रहा होगा हमें। ये फर्क कितना है? अगर ये नॉर्मल है, 100% है, तो ये 99.9% होगा। यानी कि 0.1% में जो फर्क है वो हम देख रहे हैं। वो इसलिए कि एक तो ये कि ये आमतौर पे बहुत छोटा होता है इसके मुकाबले में, और दूसरा ये कि ये हो सकता है कि हाँ, तो ये आमतौर पे प्लैनेट्स बहुत छोटे होते हैं, हम 99.9 तक देख सकते हैं। अगर 99% हो वो तो फिर बहुत क्लियरली दिखाई देता। ये अच्छा तरीका है ना। इसमें मसला क्या हो सकता? देखें, हम ये रोशनी यहां से ऐसे आ रही है आपके पास, तो क्या इससे सारे एक्सोप्लैनेट्स देखे जा सकते हैं? सर हिला रहे हैं, क्यों? नहीं, माइक। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि क्या सारे एक्सोप्लैनेट्स यूं
देखे जा सकते हैं कि नहीं? अब आप बताएं कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। My answer is no, because there can be another star following that star's light blockage. So in between the way from us and to that solar. ठीक है, मान transit लिया, modes. मान लिया। अगर उसके बिल्कुल सामने कोई दूसरा सितारा है तो हम नहीं देख सकेंगे। सर ठीक है, मैं हाँ। सर वो कहीं मिस भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उस एंगल पे हम भी हैं, हाँ, कि हमें उस एंगल हमारे दरमियान और उस सूरज के दरमियान, उस सन के दरमियान ये एक प्लैनेट हो, तो वो किसी और डायरेक्शन में हो और हमें उसकी रोशनी डायरेक्ट आ रही हो, हाँ। तो हम उसको नहीं देख सकेंगे। उसका ऑर्बिट ही किसी इस तरह ऊपर नीचे की तरफ हो और हमें वो सूरज डायरेक्ट नज़र आ रहा हो, तो हम उस एक्सो प्लैनेट को नहीं देख सकते। ठीक है, ठीक है, बहुत मुनासिब जवाब। कोई और? हाँ, इधर माइक इधर दीजिए। हाँ। सर इसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए हमें मल्टीपल ट्रायंगुलेशंस चाहिए होंगी और आपको स्टैटिक वेब टेलीस्कोप्स चाहिए होंगी मल्टीपल पॉइंट्स इन स्पेस के ऊपर, ताकि आप इसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव कर सकें। इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम अर्थ विच itself is rotating and there are a lot of obstacles in between, so your viewpoint is also not very reliable. नहीं, देखें, हम एक मखसूस सितारे को देख रहे हैं, ओके। हमने अपना टेलीस्कोप उसके ऊपर फोकस किया है। जैसे जैसे ज़मीन घूमती है तो हाँ, जब वो बिल्कुल नज़रों से ओझल हो जाएगा फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे वो सितारा हमें यूं जाते हुए दिखाई देता तो हमारा टेलीस्कोप भी उसी के ऊपर फोकस किए हुए है, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसा कि पहले अभी हमें बताया गया, फ़र्ज़ कीजिए कि ये ऐसे घूमता है, फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पर नहीं हैं और ये ऐसे घूम रहा है, हम ऊपर हैं या नीचे हैं, तो फिर वो रोशनी कभी रुकेगी नहीं, ये प्लैनेट बीच में कभी आएगा नहीं। तो सिर्फ एक विंडो है, एक खिड़की है जो ये एक इत्तफाक होगा कि हम इस प्लैनेट को देख सकें। अगर ये इसकी ओरिएंटेशन और होती तो फिर हम इसे न देख सकते। अच्छा, चलिए दूसरे ये, हाँ, यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ, Sir, that if you are even observing a star, that there's a chance that it doesn't have an exoplanet. If even a comet or meteor crosses our path, it will block the light. We can still mistake it for a exoplanet. अच्छा, ओके, ओके। हाँ, तो अगर बीच में कोई मीटियोर आ गया, कोई जिसको शहाब साकिब कहते हैं वो आ गया, तो हम कैसे जान सकेंगे कि वो प्लैनेट है कि नहीं? जवाब उसका ये है कि देखें, ये चीज़ सिर्फ एक दफ़ा नहीं होगी, ये बार बार होती रहेगी। तो हम देखते रहेंगे, कुछ वक्त के बाद फिर इसमें इस रोशनी में कमी आएगी, फिर नॉर्मल हो जाएगा, तो ये रिपीट होता रहेगा। एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट करने के लिए ये कंडीशन है कि आप इसको कम से कम 3 दफ़ा देख सकें कि ये रिपीट हो, कि कोई उसमें गलती ना हो। नहीं तो आप हाँ, हर उल्टी सीधी चीज़ को एक्सोप्लैनेट कहेंगे। ऐसा होता भी है, ये जो मैंने आपको बताया ना पहले कि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, तो सारे कैंडिडेट्स एक्सोप्लैनेट्स नहीं हैं। अच्छा, इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? ये कि उसका साइज कितना बड़ा है। जितना उसका साइज बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा रोशनी वो ब्लॉक करेगा। तो आप जितनी कमी आती है, तो यहाँ छोटे प्लैनेट के लिए 99.9 होगा, बड़े के लिए इससे ज़्यादा 99 हो सकता है। तो इस तरह से हम
एक ही चीज जान सकते हैं उस एक्सोप्लैनेट के बारे में, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ दैट एक्सोप्लैनेट। ठीक, अच्छा, अब इसमें एक जो बड़ी खराबी है वो ये कि हम हो सकता है कि सही एंगल पे ना हो, और इससे हमें मास का नहीं पता चल सकता, साइज का किसी हद तक, लेकिन साइज और मास हमेशा एक वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते। क्यों? इसलिए कि कुछ प्लैनेट्स हैं जो गैस के बने हुए हैं, गैस प्लैनेट्स। तो जैसे जुपिटर है और वीनस है, वीनस नहीं सॉरी, जुपिटर और हाँ, दीज आर गैसियस प्लैनेट्स जिसमें ज़्यादा ये हाइड्रोजन, हीलियम, ये गैसेस हो सकती हैं, और आप इसकी डेंसिटी अगर कंपेयर करें मार्स के साथ या वीनस या अर्थ के साथ, तो ये तो बहुत ही कम डेंसिटी के प्लैनेट्स हैं, और आपको मास का यूं नहीं पता चल सकता। अच्छा, अब मैं सेकंड तरीके पर आता हूं। दिस इज डिटेक्टिंग द वॉबल। तो इसको वॉबल एंड डॉपलर शिफ्ट। तो एक एक्सोप्लैनेट से जो रोशनी निकलती है उसको देखना तो बहुत ही मुश्किल काम है। आप सिर्फ रोशनी सितारे की देख सकते हैं। अब फर्ज कीजिए कि एक सितारा है और उसके गिर्द खाली एक एक्सोप्लैनेट घूमता है, और ये एक्सोप्लैनेट ठीक ठाक भारी है, मतलब ये कि इट इज लेट्स से मे बी 1/10 of the size of the sun, या 1/10 the size of the star, या 1/20 the size of the star। तो होगा ये कि जैसे एक बच्चे को आप घुमाते हैं ना, तो बच्चे को आप यूं ऐसे घुमाते हैं, तो आपको खुद झुकना पड़ता है, क्योंकि उस बच्चे का अपना वजन होता है, और इसीलिए उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता। तो अगर एक सितारा बहुत भारी हो, उसके गिर्द कोई हल्की चीज ही घूम रही हो, तो ऐसे लगेगा कि ये सितारा खुद खड़ा है, साकिन है। लेकिन अगर ये यहां पर ठीक ठाक भारी है, तो चलिए कितना भारी है ये डिपेंड करता है, उस हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके मोशन को देखकर। अब ये ऐसे अगर ये भारी है तो ये खुद एक जगह पर नहीं ठहरेगा, ये खुद यूं घूमेगा। तो इनका एक डायग्राम अगर मैं यूं ड्रॉ करूं, तो ये इनका सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास के गिर्द ये दोनों घूमते हैं। जो सूरज है, जो सितारा है, वो कम घूमेगा और सैयारा ज़्यादा घूमेगा, लेकिन दोनों घूमेंगे क्योंकि सैयारा इतना भी हल्का नहीं है कि सितारा साकिन रह सके। अच्छा, अब ये सितारा जिसमें से रोशनी निकल रही है वो घूम रहा है। तो अगर हम यूं देख रहे हैं, ये कभी हमारी तरफ आ रहा है और कभी हमसे दूर जा रहा है। अब मेरी तरफ आ रहा है, अब मुझसे दूर जा रहा है। इसके ऊपर हम डॉपलर शिफ्ट का उसूल लगाएंगे। डॉपलर शिफ्ट क्या है कि अगर
कोई रोशनी का ज़रिया, उसका मंबा आपकी तरफ आ रहा हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और जब दूर जा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी घटती हुई दिखाई देगी। लिहाजा यहाँ ये रोशनी की शिद्दत की बात नहीं है, यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात होगी। तो जैसे जैसे ये आपकी तरफ आ रहा होगा फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी, जब बिल्कुल आपके सामने से गुजरेगा, मतलब ये कि वेलोसिटी आपकी तरफ नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी में एक ठहराव आएगा और फिर फ्रीक्वेंसी उसके बाद घटेगी। लिहाजा जो हम ज़मीन पर देखेंगे वो ये कि एक मखसूस फ्रीक्वेंसी जो हाइड्रोजन खारिज करती है, हर सितारे में हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन इस्तेमाल करता है बतौर ईंधन के, तो उसमें से रोशनी निकलती है जो हाइड्रोजन की एक मखसूस फ्रीक्वेंसी की होती है। हम सितारों को उसी से पहचानते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जब आपकी तरफ आती है और घटती है जब सूरज दूसरी तरफ या सितारा दूसरी तरफ जाता। जो आपने मास का हिसाब देखा था ना, वो इसी तरीके से हासिल किया गया। जो हल्का प्लैनेट होगा वो कम उतार चढ़ाव पैदा करेगा फ्रीक्वेंसी में, जो भारी होगा वो ज़्यादा करेगा। तो ये एक बड़ा अहम ज़रिया है वॉबल। There would be no wobble if there is a very light planet and quite a lot of wobble if there is a heavy planet. एक तीसरा तरीका है, वो लेंजिंग के नाम से कहलाता है, ग्रेविटेशनल लेंजिंग। उसका उसूल ये है, तो ये बात आइंस्टाइन ने पहले इसकी पेशन गोई की थी और फिर उसके चंद ही साल बाद इसकी तस्दीक हुई थी कि अगर रोशनी किसी भारी जिस्म के पास से गुजरे, खुसूसन एक सितारे के पास से गुजरे, तो वो सीधी नहीं जाएगी, इसमें एक खम आ जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, असल में फ़र्क जो है बहुत बहुत मामूली होगा, मगर ये फ़र्क होगा। तो ये बिल्कुल वैसी बात है जैसा कि एक पत्थर को जब आप किसी पत्थर या चलिए कोई भारी जिस्म को आप फेंकते हैं किसी दूसरे भारी जिस्म की तरफ, कि इनके बीच में एक कशिश होती है। उस कशिश की वजह से वो पत्थर या वो जिस्म जो है सीधे नहीं निकल जाएगा, वो उसमें एक टेढ़ापन आ जाएगा, एक खम आ जाएगा। और ये बिल्कुल वही चीज़ है जो एक अदसे के अंदर होती है, लेंस में होती है। तो ये जो ऐनक मैंने लगाई है, ये किस उसूल पे काम करती है कि जो रोशनी आती है इसमें वो बेंड हो जाती है, क्योंकि इस शीशे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 नहीं है, उससे मुख्तलिफ है। लिहाजा शीशा रोशनी का रुख बदल सकता है। आइंस्टाइन ने ये साबित किया कि रोशनी का रुख सिर्फ शीशे से नहीं, ग्रेविटी से भी बदला जा सकता है। तो जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी उधर उस रोशनी पर एक क़ुव्वत अमल करेगी और उसका रुख वो बदल देगी। अच्छा, तो अब उसके हवाले से ये देखें, ये सितारा है जिसमें से जिसमें से रोशनी निकलती है और ये इधर से गुजरती है, तो ये
ऐसे इधर बेंड हो जाती है, और ये जो इस तरफ है वो भी इस तरफ बेंड हो जाती है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे, अब मैं अगर मैं यहां पर हूं, जमीन पर हूं, और मैं अपनी दूरबीन से इस सितारे को देख रहा हूं जिसके सामने से ये एक्सोप्लैनेट गुजर रहा है। अब मैं जो अपनी दूरबीन से देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि ये रोशनी दरअसल इधर से आई, गोया कि इस सितारे के गिर्द मुझे एक रिंग दिखाई देगी। वो सैयारा जितना ज्यादा भारी होगा उसी हिसाब से वो रिंग बड़ी होगी और नुमायां होगी। लिहाजा ये एक बड़ा मौसर तरीका अब ईजाद हुआ है। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका, सबसे मौसर तरीका रहा है वो ट्रांजिट टाइम का रहा है। वो जो कमी आती है शिद्दत में, रोशनी की शिद्दत में जो कमी आती है वो सबसे अहम है। उसके बाद फिर वॉबल और फिर उसके बाद ये। इस तरीके से ये 5000 कितने थे, 5220 एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर हुए। बहुत कमाल की बात है, और क्या पता कल कोई और भी मिल जाए। ये इस बात की दलील है कि ऐसे सैयारे सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों में होंगे। हम तो सिर्फ चंद एक ही देख सके, लेकिन हैं। अब क्या इन पर जिंदगी मुमकिन है कि नहीं, इस पर जानदार हो सकते हैं कि नहीं? यस, ऑफ कोर्स। इसका हमारे पास अब तक कोई सबूत नहीं है कि है कि नहीं है। हम तो सिर्फ ढूंढ सकते हैं। तो क्या चीज़ ढूंढनी होगी? ये कि सबसे पहले वहाँ दर्जा हरारत कितना है, टेम्परेचर बहुत गर्म हुआ तो उधर फिर ज़िंदगी मुमकिन नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि अपने ही निज़ाम शमसी में जो मरकरी और वीनस हैं वो तो जहन्नुम की तरह हैं। उधर आप ऐसे एक लोहे का टुकड़ा रखें, अगर सीसा, लेड रखें जो कम टेम्परेचर पर पिघलता है, वो धात है, इट इज़ अ मेटल, लेकिन अगर आप वो वीनस के सरफेस पे रखें तो वो पिघल जाएगा, इतना गर्म है। जहन्नुम से है बिल्कुल। गंधक, सल्फर विल मेल्ट ओवर देयर। तो ऐसी सूरत में फिर ये मुमकिन नहीं है कि उधर कोई जिंदगी हो सके। जिंदगी के लिए आपको पानी चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए। खैर, जहाँ पानी है तो उधर ऑक्सीजन होने की उम्मीद आप कर सकते हैं, और फिर जो दूसरे अनासिर हैं वो भी होने चाहिए। अब कैसे हमें पता चलेगा कि किस प्लेनेट के ऊपर ज़िंदगी के इम्कानात बनते हैं? एक तो ये कि आप देख सकते हैं कि क्या उधर कोई कीमियाई अमल हुआ है या हो रहा है। उसके लिए फिर ये नाकाफ़ी है जो मैंने अभी आपको बताया। ये तो सिर्फ साबित करता है कि हाँ, वो एक्सोप्लैनेट्स हैं। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको उसकी रोशनी को भी देखना पड़ेगा। वो रोशनी जो उस सितारे से उस सैयारे के ऊपर पड़ती है और फिर उससे मुनक्किस होती है, उसको देखना पड़ेगा। और ये वो काम है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आजकल कर रहा है। तो अब बड़ी दिलचस्प बात है, और ये मेरा ख्याल है पिछले महीने की बात है, कि एक ऐसा सैयारा है इनमें से, अब ये इतने ज़्यादा है 5220 के मुझे अब याद ही नहीं कौन सा है, लेकिन एक सैयारा ऐसा है इनमें से जहाँ एक केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड।
इसका मतलब नहीं कि वहाँ पर कोई ज़िंदगी है, लेकिन उसका फिर इम्कान बनता है। जहाँ इतने ज़्यादा सैयारे होंगे, एक्सोप्लैनेट्स होंगे, तो फिर कहीं ना कहीं उम्मीद तो यही है कि वो हालात मौजूद होंगे, वो माहौल होगा जहाँ ज़िंदगी शुरू हो सकेगी। अच्छा, ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही आप जान सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप जानना चाहें कि एक प्लैनेट का एटमॉस्फेयर क्या है, तो एटमॉस्फेयर के लिए एटमॉस्फेयर में क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो गैसें होंगी, वो गैसें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पॉसिबली, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? इसलिए कि हर आंसर का और हर सालिमे का, हर मॉलिक्यूल का अपना एक आप समझ लीजिए कि अंगूठे का छाप होता है। तो आजकल तो ऐसे है ना कि आप कंप्यूटर भी खोलना चाहें तो बायोमेट्रिक से आप अपनी उंगली उधर रखते हैं तो एकदम कंप्यूटर पहचान जाता है। क्यों पहचानता है, कैसे पहचानता है? क्योंकि जो रिंग्स हैं आपके हाथ, आपकी उंगली के ऊपर, वो कंप्यूटर के अंदर पहले से फीड हुई हैं। साइंटिस्ट कैसे जानते हैं कि कोई एलिमेंट कहीं पर है? इसलिए कि उससे जो खारिज होने वाली रोशनी है उसका एक मखसूस पैटर्न होता है, उसका भी एक अंगूठे का छाप होता है। एकदम जैसे ही रोशनी उधर से आती है हम तक, तो हम जान सकते हैं कि लो, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, उसमें मीथेन है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें पानी है। तो उसके स्पेक्ट्रम को देखकर एकदम हम पता कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इससे अब नया डेटा मौसूल हो रहा है। और ठीक है, हमें कोई इतनी जल्दी नहीं काफ़ी वक्त है। अगर अगले 20 साल में नहीं तो अगले 200 साल में हमारे पास एक बहुत अच्छा नक्शा बन जाएगा कि हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, उनको फर्दन हम पहचानेंगे। और इस तरह से भी कि इस पर इसका सरफेस टेम्परेचर इतना है, इसकी सतह पर चट्टानें हैं, इसकी फ़िज़ा में फला गैसें हैं, इसमें इतना पानी है, इसमें केमिकल रिएक्शंस पहले से हुए हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एक पूरा कैटलॉग बनता चला जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 1992 में हमें सिर्फ 2 एक्सोप्लैनेट्स का पता था, आज 5220 का, एंड वी आर गेटिंग अ कंप्लीट पिक्चर देयर। अब जो दूसरा यहाँ लफ्ज़ है, एलियन वर्ल्ड्स, तो ये तो फिर फिक्शन की दुनिया आ गई। अगर उधर जानदार हैं तो वो किस किस्म के जानदार होंगे? अब देखिए, यहां हमें जिंदगी के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है कि जिंदगी है क्या चीज। जिंदगी जिसको हम लाइफ कहते हैं, लाइफ फॉर्म्स कहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारी तरह हो। बहुत सादा किस्म के जानदार भी हो सकते हैं। जैसा कि बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरिया से भी ज़्यादा सादा जानदार होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए है, एक सेल है, वो डिवाइड होता चला जाता है। लेकिन उससे पहले की बात है, जो सबसे ज़्यादा सादा जानदार थे उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स, उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो हाँ पेचीदा तो है, लेकिन अगर आप उसको अगले स्टेज के साथ कंपेयर करें, प्रोकैरियोट्स के साथ,
तो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अब जो जानदार ज़मीन पे पाए जाते हैं, कुछ उनमें से बड़े ही सख्त जान हैं। इतने सख्त जान है कि जो गंधक, पिघला हुआ गंधक है, सल्फर स्प्रिंग्स में, वो फिर उनको उसमें डालें तो वो मरते नहीं हैं, बल्कि वो सल्फर स्प्रिंग्स में ही पाए जाते हैं और उनको खूब अच्छी तरह से स्टडी किया जा रहा है। इट इज़ अमेजिंग। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जहां बहुत इंटेंस किस्म की रेडियो एक्टिविटी है, उसको जब सफाई के लिए खोलते हैं और उसकी बायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है तो पता चलता है कि उस रेडिएशन एनवायरनमेंट में भी कुछ ख़ास किस्म के जानदार हैं जो मरते नहीं हैं, जिसके माने ये हुए कि कुछ किस्म की ज़िंदगी, कुछ किस्म के जानदार हैं जो बहुत ही सख्त जान हैं। लिहाजा ये फिर खला में भी ज़िंदा हो सकते हैं। और एक सोच तो ये है कि जो ज़मीन पर ज़िंदगी है वो बाहर से आई, खला से आई, फ्रॉम आउटर, डीप आउटर स्पेस, बावजूद इसके कि वहाँ ना हवा है ना पानी है और इतनी तेज़ तापकारी है जो अनगिनत सितारों से निकली है और जिस पे और जो उस पर हर वक्त बमबारी करती है, लेकिन फिर भी वो मरे नहीं। लिहाजा ये ख्याल है कि शायद ज़िंदगी बाहर से आई हो ज़मीन पर। अच्छा, अब मैं एलियन वर्ल्ड्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे इन तमाम मामलात पर। हमें ये पता है कि ज़मीन की इब्तदा 4.5 अरब साल पहले हुई थी और वो एक आग का गोला थी। आग का क्या, इतना गर्म गोला था कि वो बिल्कुल पिघला हुआ था। फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रा तो ये गोला इसकी सतह मुंजमद होने लगी, जमने लगी। इसके बाद फिर ये सारे जो बरे आज़म हैं ये बने वगैरह। ज़िंदगी का आगाज़ तो उसके तकरीबन 1 अरब साल के बाद हुआ और जो हमने नज़रिया इर्तिक़ा के हवाले से जाना है ज़िंदगी के बारे में कि कैसे एक तने से शाख दर शाख ज़िंदगी बदलती गई, नई इक़साम जानदारों की बनती गई, तो आज हम इस नहज पे पहुँचे। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है, फ़र्ज़ कीजिए कि सब ये खेल है। आप रीसेट बटन दबाते हैं और आप वापस जाते हैं 3.5 अरब साल पहले, बिगिनिंग ऑफ लाइफ। फिर आप कहते हैं चलो फिर से शुरू करो इस तमाशे को। तो वक्त के गुज़र के साथ सादा जानदारों से पेचीदा जानदार बनते गए, तरह तरह की शाखें निकली, शाख दर शाख। तो सवाल ये है कि क्या आप और मैं यहाँ बैठे होते अगर रीसेट बटन दबा दिया गया होता? और ये एक दफ़ा नहीं, हम बार बार दबा सकते हैं। क्या हर दफ़ा हमें वही चीज़ मिलेगी जो अब हमारे सामने है? आंसर इज नो। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक ख्याल आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ कि हम तो नहीं जानते ना कि वो एक्सोप्लैनेट्स के ऊपर ज़िंदगी की क्या शक्ल सूरत होगी। हम सिर्फ ये जानते हैं कि ज़मीन पर ऐसा हुआ था और यकीनन उधर भी इसी तरह से होगा या हो चुका है या आइंदा होगा। लेकिन ये आप ना समझें
कि हर दफा एक ही अंजाम पे आप पहुंचेंगे। क्यों? इसलिए कि यहां इत्तफाकात और हादसात की बात आती है, और ये समझना बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसमें यह नहीं कि हम साइंस से कोई इनहराफ कर रहे हैं, हम साइंस को नहीं मान रहे, मगर मैं आपके सामने ये मिसाल रखता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास एक कांच की बोतल है, शीशे की बोतल है, मैं उसे फेंकता हूँ नीचे, उसके टुकड़े हो जाते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि कितने टुकड़े उसके बनेंगे और वो किस शक्ल के होंगे? नहीं बता सकता। आप मुझे सुपर कंप्यूटर भी दे दें, मैं नहीं बता सकूंगा। हालांकि इसमें कोई फिजिक्स का कोई नया कानून नहीं है, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर प्रोबेबिलिटी आ जाती है, इत्तफाक आ जाता है। ये बिल्कुल वही बात है, मेरे पास एक सिक्का है, सिक्का मैं यूं उछालता है, चित या पट, चित या पट। कोई सुपर कंप्यूटर से भी ये नहीं जान सकता कि ये आएगा कि वो आएगा। हालांकि वो सिक्का फिजिक्स के कानून का पाबंद है। कोई ऐसी उसमें कोई ऐसी पुरअसरार कोई मावराई ताकत ऐसी नहीं है जो ये तय करती है कि ये चित होगा या पट होगा, ठीक? बट इट इज टू डिफिकल्ट, मे बी एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट। शीशे का मैं एक तो अच्छा, हम कैसे जान सकते हैं कि एक्चुअली फिजिक्स के कानून इस शीशे, इस कांच की बोतल पर अप्लाई करते हैं? मैं ये कह सकता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको ज़्यादा ज़ोर से फेंकूंगा तो ज़्यादा टुकड़े होंगे। कितने ज़्यादा टुकड़े होंगे ऑन द एवरेज, औसतन कितने ज़्यादा टुकड़े होंगे वो भी मैं शायद कैलकुलेट कर सकूं, मुश्किल नहीं है। लेकिन ठीक कितने टुकड़े होंगे वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, लिहाजा एक बात तो ये है कि जब हम दूसरे जहां का सोचते हैं कि उधर उन एक्सोप्लैनेट्स में क्या होगा, ये बात तय है कि वहां पर भी लॉज ऑफ फिजिक्स का इतलाक होगा जिस तरह ज़मीन के ऊपर था, और मज़ीद ये कि लॉ ऑफ बायोलॉजी का भी वहीं पर इतलाक होगा। और वो लॉ ऑफ बायोलॉजी ये कहता है कि एक जानदार अपनी तादाद बढ़ाता है जब उसे माहौल साजगार मिलता है, यानी कि जब उसको खुराक मुहैया होती है, जब एनवायरनमेंट फेवरेबल, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, और वही जानदार अपनी तादाद बढ़ाने में कामयाब होते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं, जो अपने आप को अडेप्ट कर सके, बाकी फना हो जाते हैं। अब इन दो उसूलों को सामने रखते हुए चलिए हम सोचते हैं कि उधर जो उन प्लैनेट्स के ऊपर क्या कुछ हो सकता। फर्ज कीजिए, जैसे उधर जाने से पहले जमीन ही पे रहें ताकि मैं इस बात को मुकम्मल कर सकूं। फर्ज कीजिए कि जमीन पर जो फिजा है, बजाय इसके कि वो इतनी कसीफ होती जितना कि अब है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है, फर्ज कीजिए कि वो डेंसिटी आधी होती, और वो मुमकिन भी था, तो क्या असर पड़ता जानदारों के ऊपर, खुसूसन परिंदों के ऊपर? बताइए क्या असर पड़ता? सो टू रिपीट माय क्वेश्चन, suppose the air had half the density or less density than now, how would it affect the birds and other things that fly?
कोई बताए मुझे। बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि उसको अपनी थ्रस्ट बनाने के लिए ना, फ्लाई करने के लिए बड़ा एरिया चाहिए होता। इतना बड़ा एरिया, क्योंकि कम डेंसिटी में तो वो फ्लाई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आप देखते हैं कि जो चील है, गिद्ध है, उकाब है, उनके पर कितने बड़े होते हैं। अच्छा, वो बस हल्का सा यूं पर फड़फड़ाते हैं तो घंटों तक ऊपर रह सकते हैं। जो छोटे परिंदे हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्व करनी पड़ती है। मेरे घर एक छोटी सी चिड़िया आती है, मैं ये देखता हूँ कि वो तो 1 सेकंड में कोई 10 दफ़ा ऐसे अपने पर फड़फड़ाती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अच्छा, अब फ़र्ज़ कीजिए कि उसके लिए एनर्जी एक्स चाहिए। अगर इस फ़िज़ा की कसाफत आधी कर दी जाए तो उसको डबल एनर्जी सर्व करनी होगी, जिसका मतलब ये कि वो फिर शायद नापैद हो जाए, जिसका मतलब ये कि सिर्फ वही परिंदे रह जाएंगे जिनके पर बड़े हैं। अच्छा, फर्ज कीजिए, एक और सवाल, फर्ज कीजिए कि ज़मीन का साइज ऐसा होता कि कि ग्रेविटी की कीमत आधी होती है, अब जो है उसकी आधी होती है, तो इसके क्या असरात होते हैं और किस किस्म के जानदार कामयाब होते हैं अपनी नस्ल बढ़ाने में और किस किस्म के जानदार फना हो जाते हैं? एनीवन? हाँ, they'll be a lot taller and heavier. दे विल बी, अगर ये आधे होते, हाँ, So they will be taller and heavier, as the heavy ones will get to live on land. Whales, for example, now that there's half gravity, some part of evolution will bring them on land, and now they're giant and they're going to eat all the small animals. गुड। तो अच्छा, दूसरी तरफ, what will happen if gravity was twice as much? Exact opposite. फिर जानवरों का साइज छोटा होता। हाँ, And their bone structure would have to be much stronger to bear all the mass and the weight. right. अच्छा, but there is only a limit to how strong you can make bones. हाँ, तो इसका मतलब ये कि अगर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, then bigger animals will collapse. तो फिर जो डायनासोर्स थे वो तो ना हो सकते कभी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, हम ये नहीं जानते कि उन सैयारों के ऊपर किस शक्ल और सूरत के जानदार होंगे, लेकिन हम ये दावे से कह सकते हैं कि वही जानदार होंगे जो अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढाल सकेंगे। सो दिस इज रियली द मोस्ट important thing as we look out into the universe. हाँ, जो उनकी शक्ल और सूरत होगी बड़ी, हमारे लिए तो बड़ी हो सकता है कि बड़ी भयानक हो। ये हो सकता है कि बजाय 2 टांग 2 हाथ के 6 टांगे, या हाथ ही ना हो 6 टांगे हो, और वो टांग और हाथ एक ही काम करते हो, ये भी पॉसिबल है। जिस तरह से ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का अर्तका हुआ, उसी तरह से वहाँ होगा। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टू मोर कॉम्प्लेक्स, शाख दर शाख, वो सिलसिला डेफिनेटली वहाँ पर भी होगा। तो आज हम बस इतना ही जानते हैं। हो सकता है कि 100 साल बाद हम, हो सकता नहीं लेकिन यकीनन 100 साल बाद बहुत कुछ होगा कहने के लिए। इस वक्त वी आर जस्ट एट द बिगिनिंग। ओके, थैंक यू।
कोई सवाल? सर थैंक यू फॉर द अमेजिंग सेशन. सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो ये कि देखें आपने ग्रेविटी की एग्जांपल दी कि अगर ग्रेविटी हाफ होती तो उन पे ये असर पड़ता. अब हम जो बात कर रहे हैं वो बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करते हैं कि ये चेंजिंग आती. व्हाट अबाउट देयर इंटेलिजेंस? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज़ कि क्या होता अगर मतलब हम कह रहे हैं ना कि इंटेलिजेंट एलियन लाइफ को अगर हम इमेजिन करें तो ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें हम इमेजिन कर सकते हैं ये बात इंटेलिजेंस की. तो इंटेलिजेंस विल बी रिलेटेड टू सर्वाइवल. इंसान क्यों आगे निकल गया, बंदर क्यों पीछे रह गए, दूसरे जानवर क्यों पीछे रह गए? इसलिए कि हम अपने माहौल को समझ पाए और फिर अपनी बका के लिए एक ऐसा लाहे-अमल तैयार किया जो दूसरे कर नहीं सके. तो इंटेलिजेंस ने इंसान को ये बरतरी दी. अब ये इस बात की दलील है कि इंटेलिजेंस शायद सबसे ज़्यादा, सबसे अहम चीज़ हो, सबसे अहम सिफत हो एक नस्ल, एक जानदार की तरक्की के लिए. अगर ये बात यहाँ पर दुरुस्त है तो कहीं और पर भी दुरुस्त होगी यकीनन. वो स्पीशीज़ जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी तो वो उसी हिसाब से अपने माहौल को इस्तेमाल कर सकेगी, वसाइल को इस्तेमाल कर सकेगी अपनी बेहतरी के लिए. और अपनी बेहतरी का पैमाना एक तो ये होगा कि वो किस हद तक अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकती, अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ा सकती. ओके सर थैंक यू. सर तो इसी से मेरे जहन में आता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई और स्पीशीज़ हुई तो वो हमसे कम ज़हीन होगी, क्योंकि अभी तक हमें भी किसी ने दरियाफ़्त नहीं किया, क्योंकि अगर कोई हमसे ज़्यादा ज़हीन होती कोई नो इंसानी तो वो हमें दरियाफ़्त कर चुकी होती, या कोई और जेम्स वेब टेलीस्कोप परवास करता हुआ नज़र आता हमें. तो ऐसा हमें कुछ नहीं मिलता दूर भी, तो हमसे तो कम ज़हीन होंगी वो. देखें, ये अस्यूम करना कि हम अकेले हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है, ये एक बड़ी नामाकूल बात है. लेकिन ये सवाल आपका अपनी जगह पे ठीक है कि अगर दूसरी एक ज़हीन मखलूक है तो उन्होंने अब तक ज़मीन को क्यों नहीं देखा, हमें क्यों नहीं पहचाना, हमसे क्यों नहीं राब्ता किया? उसका एक सादा सा जवाब तो ये है कि ये हो सकता है कि वो हमसे इतना ज़्यादा दूर हों कि वो सफ़र नामुमकिन हो. जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो एक्सोप्लैनेट्स हैं, इन वो तो लाइट ईयर्स में आप नापते हैं. जो सबसे करीबी है वो 4 लाइट ईयर्स है, 4 नूरी साल. जिसका मतलब ये कि अगर आप इस एक आम रॉकेट की रफ्तार पर सफ़र करें तो लाखों साल लग जाएंगे जाने में और लाखों साल लग जाएंगे आने में. उस वक्त तक क्या कोई इतनी देर तक जी ही नहीं सकता. अब कोई सुपर इंटेलिजेंट हो, स्पीशीज़ हो जिसने कोई ऐसा तरीका ईजाद कर लिया हो कि एजिंग ना हो, एजिंग को रोक दे. हाँ, शायद एजिंग को रोकना मुमकिन ही ना हो, हू नोस. बहरहाल ये सब मुमकिनात में है. अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा एक सवाल था. मेरा बैकग्राउंड क्योंकि फ़िज़िक्स का नहीं है, हाई स्कूल के बाद कभी पढ़ा नहीं है, तो मेरा एक सवाल था. फॉर एग्जांपल आप जो बता रहे थे एक्सो प्लैनेट्स और मून में मेरे ख्याल से एक डिफरेंस ये कि मून प्लैनेट के गिर्द रोटेट करता है एंड प्लैनेट्स मोस्टली रोटेट अराउंड द स्टार, राइट? तो एक्सो प्लैनेट्स के अलावा क्या ये पॉसिबल है कि किसी मून पे लाइफ पॉसिबल हो? रिसेंटली मैं एक देख रहा था कि टाइटन एक हमारा मून है सोलर सिस्टम में ही, उस पर अपेरेंटली रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं. तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? ये एक मेरा पहला सवाल. और दूसरी थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये थी कि एक साइंटिफिक स्टांस होता है फॉर एग्जांपल कि लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. श्रोडिंगर्स
प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होगा मेरे ख्याल से, कि वी डोंट नो लाइफ एग्जिस्ट, या हमें ये भी नहीं पता कि नहीं भी है। तो साइंटिफिक स्टांस क्या है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती ऑन दोज एक्सो प्लैनेट्स? अच्छा, जहाँ तक सोलर सिस्टम की बात है, जो जुपिटर के मून्स हैं, कई हैं, पता नहीं अब कितने, 16-17 हैं, कोई 50 छोटे plus। हैं, कुछ बड़े हैं। सर 50+। 50+ हैं। जी। आर यू श्योर? अच्छा, चलिए होगा। सैटर्न और जुपिटर दोनों के इसी तरह। अच्छा, आई डोंट नो। एक है यूरोपा और दूसरा जो टाइटन जिसका आपने जिक्र किया, इनके ऊपर वो अज्जा शायद मौजूद हों। पानी है खुसूसन और ऑक्सीजन है, मगर बहुत ही ज़्यादा ये ठंडे हैं, तो इसलिए इम्कान कम है कि वहाँ पर कोई सादा ज़िंदगी के अलावा कुछ हो सके। सबसे ज़्यादा इम्कान तो मरीख पर था। अब उधर भी जाकर जो देखा गया है, तो उधर अब तक जहाँ तक मुझे पता है सादा ज़िंदगी भी नहीं पाई गई है। उधर से जो रॉक सैंपल्स निकाले गए हैं, आई डोंट थिंक दे हैव शोन एनी एविडेंस ऑफ लाइफ। लिहाजा निज़ाम शमसी से बाहर ही ज़िंदगी तलाश की जा सकती है। श्रोडिंगर का उसूल, पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे सकता कि उधर ज़िंदगी अगर है तो वो किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। क्या वो जहानत की मालिक है कि नहीं, या सिर्फ जैसा कि बैक्टीरिया है और उससे ज़्यादा नहीं है। वी डोंट नो। Sir, so thank you for a fantastic and enduring lecture and discussion. And sir, my question relates to the fact that you have talked about the Fermi paradox, which is that there is life in universe or not. It can be solved by a proposal by scientists which say that the universe is a simulation run by older civilization who have created our universe to basically gain experience from us. That simulation proposal is the solution to Fermi paradox and to the fine tuning problem, that why is the universe so fine tuned for us. So what do you say about that? Is it a simulation or not? That is my question. देखें, सिमुलेशन से मुझे ये ख्याल आता है कि कोई बड़े ही कोई खराट किस्म के लोग हैं, उधर बैठकर वो कुछ डायल्स यूं घुमा रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कहानी है मेरे ख्याल में। आई वुडंट टेक इट सीरियसली। सिमुलेशन एक घड़ी हुई बात मुझे लगती है। देखें, मैं ये जानता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। मैं चाहूँ तो यूँ चुटकी बजा सकता हूँ। कोई कहीं पर कोई डायल कर रहा है और मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि अभी आप भी अपनी मर्ज़ी से आए ना यहाँ पर, तो हु इज़ डायलिंग यू टू कम हियर? तो मैं बहुत ही सादा सोच रखने वाला शख्स हूँ। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। Thank you, sir. सर देखो, मैं वो चीज़ मानता हूँ जो टेलीस्कोप्स हमें बताते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग से हम प्लैनेट्स डिस्कवर जी। कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हम स्पेक्ट्रम देखकर जान सकते हैं कि उधर कौन कौन से अनासिर हैं वगैरह। लेकिन मैं इसके पीछे क्या है, ये कंस्पिरेसी थ्योरी मुझे लगती है। सर एक क्वेश्चन मेरा, ये जो एक्सोप्लैनेट दरियाफ्त कंफर्म हो गए, वो सारे हमारे मिल्की वे के अंदर हैं। एक क्वेश्चन ये है कि हम अपनी मिल्की वे से बाहर तो शायद इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो लाइफ के हवाले से आपने बात की है, तो लाइफ तो वो गोल्डी लॉक जोन वाली बात के उसके अंदर होगी तो लाइफ होगी, जिसमें टेम्परेचर सारा वहाँ मौजूद होगा। तो गोल्डी लॉक जोन क्या हम प्रोबेबिलिटी से अपने ही मिल्की वे में कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना जोन गोल्डी लॉक है मुख्तलिफ
सन्स के अराउंड, मुख्तलिफ सूरज जो एग्जिस्ट करते हैं उनके अराउंड कौन कौन से एरिया गोल्डी लॉक जोन है अपने मिल्की वे में, तो इससे हमें प्रोबेबिलिटी वाइज ये पता चल जाएगा कि कितने प्लैनेट हो सकते हैं हमारी मिल्की वे में कम से कम। ये कैलकुलेट करना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखें कौन ये कैलकुलेट कर सकता था कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। ये महज एक इत्तफाक है कि 9 बने, 9 हैं या 8 हैं पता नहीं क्यों, 9 हैं, अच्छा 8 हैं, चलो 3 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे, 0 भी हो सकता था। क्यों मिल्की वे इस तरह से है, नो आइडिया एट ऑल। क्यों इतनी ज़्यादा कहकशाएं हैं और हर एक का अपना कोई शेप है, नो वे। आपको फर्दन जाकर देखना होगा सितारों को। एक तो ये कि क्या उधर कोई प्लैनेट है कि नहीं, अगला स्टेज ये कि वो प्लैनेट कितना गर्म है, कितना बड़ा है, उस पर कौन कौन से अनासिर हैं वगैरह वगैरह। तो ये कहीं भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। दिस इज ऑब्जर्वेशन, ओनली ऑब्जर्वेशन विल टेल यू। हाँ, जो आपने गोल्डीलॉक्स जोन की बात की, वो ये कि ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, ना उस पर रेडिएशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको अपने सूरज से ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, उसको घूमना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो उस एक ही फेस सामने रहा तो फिर बहुत ज़्यादा उस पर एनर्जी होगी, दूसरी तरफ बिल्कुल ठंडा होगा वगैरह। तो ये बहुत सारी जो गोल्डीलॉक्स कंडीशंस हैं। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि इम्कान 0 है, क्लोज टू 0 के एक एग्जैक्टली ज़मीन जैसा कोई सैयारा कहीं भी होगा कायनात में, एग्जैक्टली ऐसा 0 इम्कान है। इससे मिलता जुलता वो मुमकिन है, तो थोड़ा सा बड़ा होगा या थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा, उसमें बजाय ऑक्सीजन के हो सकता है कि कोई अब देखें ना, इधर 25% ऑक्सीजन, 75% नाइट्रोजन है। अगर 50% ऑक्सीजन हो उधर, तो जाहिर है कि जो ज़िंदगी की शक्ल सूरत होगी वो मुख्तलिफ होगी, लेकिन ज़िंदगी फिर भी होगी। सो ऑल दिस इज़ फॉर डिस्कवरी। जी, और ये सब वाले से एक सवाल है, ये सर ये लास्ट ईयर देखा गया था कि ये डेवलप्ड जो वर्ल्ड है, यूएस वगैरह, वहाँ पे ना ये अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना पे ना उनकी कांग्रेस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो ये आपकी राय बस जाननी थी कि आप क्या समझते हैं कि इसको सीरियस तो नहीं लिया जा रहा कि कोई इंटेलिजेंट, हमसे इंटेलिजेंट मखलूक है जो अनडिटेक्टेड यहाँ आ जाती है और चली जाती है। यूएफओज की आप बात कर रहे हैं? जी सर। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, तो वो ख्याल तो ये आता है कि ये पिरची नुमा कोई चीज़ है, तश्तरी नुमा चीज़ है, घूमती 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 वो इधर आकर बैठ जाती, फिर इसमें से वो एलियंस निकलते हैं, फिर वो देखते हैं, दागते हैं और फिर भाग जाते हैं और फिर जाके रिपोर्टिंग करते हैं उधर। तो देखें, वो तो फिर इमेजिनेशन की बात हुई, आप ये चीज़ें गाड़ सकते हैं। चलिए, एज साइंटिस्ट वी शुड ऑलवेज इन्वेस्टिगेट व्हाट इज़ प्लॉजिबल। तो जो यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं, लोगों ने उनकी तस्वीरें भी उतारी हैं। जब उसको जाके अच्छी तरह से परखा गया है, उसकी पूरी तफसीलात जानी गई है, तो पता चला है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान की अपनी बनाई हुई थी। मिसाल के तौर पर कोई डिफेंस डिपार्टमेंट, अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने कोई नया मिसाइल टेस्ट कर लिया, या कोई
जहाज़ से ऐसी चीज़ गिराई जो वो टेस्ट कर रहे थे किसी मकसद के लिए, या कोई ऐसा एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है, क्योंकि देखें फ़िज़ा में अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें होती हैं, जैसा कि ये टॉर्नेडोज़ होते हैं। टॉर्नेडोज़ में इतना ज़्यादा ज़ोर आ सकता है कि ये एक बम की तरह है, ये तो पूरे घर को उठा कर ले जाते हैं। एक ऐसा जो भंवर है, अब भंवर को देखकर ख्याल आता है कि ये कोई ऐसा पाइप है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, अल्लाह मियाँ के पास जा रहा है, तो उससे ज़ाहिर है कि खौफ आता है। हाँ, उसको यूएफओ भी कह सकते हैं। जब भी इसको इन्वेस्टिगेट किया गया ना, अच्छा अलावा इसके और ये जो बरमूडा ट्रायंगल और ये सारी जो घड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया गया। हर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ने ये नतीजा अखज़ किया है कि ऐसी चीज़ कोई नहीं है, यूएफओ जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकती, लेकिन अब तक कोई ऐसा साबित नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल फॉर एलियंस टू हैव एग्जिस्टेड ऑन आवर ओन वर्ल्ड बिफोर अस? तो फिर वो अपने आसार छोड़ के जाते ना। But They would have left some. but Earth has existed for 4.5 billion years. That's a lot of time for life to evolve. It could have happened 1 billion years ago, and we would have no trace of them. Why not? We have traces of. हमारे पास वो पत्थर हैं, वो चट्टानें हैं जो 3 अरब साल पहले बनी थी। क्यों? इसलिए कि हम कैसे जान सकते हैं? इसलिए कि उसके अंदर यूरेनियम 238 है, उसकी डेटिंग करके हम जान सकते हैं कि ये पत्थर थे। अब अगर इधर कोई मखलूक होती, इंसान या इंसान जैसी चीज़, तो ज़रूर वो कुछ चीज़ छोड़ गए होते ना। वो चीज़ अगर हमें मिलती है तो हम कहेंगे हाँ ये यहाँ पर ये जानदार थे या ये लोग थे, जो भी। But what if they were caveman species? They weren't left much of a trace, only tools which have, biodegraded. केवमैन, देखो जो पूरा एवोल्यूशन का सिलसिला है, केवमैन, निएंडरथॉल्स, ये अभी की बात है, लेस देन 1 million years ago. million years is nothing. million years, ये जो प्राइमेट्स हैं, these are 2-3 million years, और जो होमिनिड्स हैं और निएंडरथल्स हैं, इसको तो मिलियन साल ही हुआ, तो मिलियन तो कोई बात ही ना हुई। उससे पहले अगर देखा जाए तो जो ज़मीन पर हालात थे वो, और उस वक्त जिस किस्म के जानदार थे, उसका तो हमारे पास पूरा फॉसल रिकॉर्ड मौजूद है। हम जाकर देख सकते हैं कि आज से 50 मिलियन साल पहले यहाँ किस किस्म के फॉसल्स होते थे, किस किस्म के जानदार उस वक्त थे। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि देयर इज एन एलियन सिविलाइजेशन 50 मिलियन ईयर्स अगो। देखिए, कहानियों के लिए ये चीज़ें ठीक है, लेकिन साइंस में, साइंस के हर शोबे में हम ठोस सबूत मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सेशन बहुत अच्छा लगा, और सर मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि फाइनली आफ्टर 4 years of searching you in front of me, I'm here. Come again. Yes. Come every time. No sir, I was searching you in Qaid-e-Azam and then FC, so from the physics perspective, because of some research जिसमें मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो आई होप कि जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, वैसा तो मेरा क्वेश्चन नहीं होगा, इट विल बी हाईली स्पेसिफिक फ्रॉम द एस्ट्रोपार्टिकल फिज़िक्स। सर आई वांटेड टू नो कि जितने भी लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, उनका वो मैथमेटिक्स जो है उसे कैसे डेवलप करते हैं। एक तो बड़ा बेसिक मैथमेटिक्स होता है जिसे ए लेवल्स में हम इजीली कैलकुलेट करते हैं या क्रिएट करते हैं, अपनी एक स्टेटमेंट से मैथमेटिक्स बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे हाइपोथेसिस जो प्राइमोर्डियल टाइम में है, लाइक बिग बैंग के टाइम के कुछ फिनोमिनल्स जो मैं समझता हूँ कि हुए होंगे, तो हाउ कैन आई क्रिएट मैथमेटिक्स, उनका मैथमेटिक्स बनाया कैसे जाता है, उसकी बेसिक लेवल से कैसे स्टार्ट होता है, लाइक आई वांटेड टू नो ऑल द डिटेल, इफ़ यू कैन टेल मी। देखिए,
मैथमेटिक्स जो है वो आपके आइडियाज़ को एक प्रिसिशन देता है और कुछ नहीं। अब मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि जब किसी गैस के ऊपर हम दबाव बढ़ाते हैं और उसके टेम्परेचर को हम नहीं बदलते, तो जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उसका हुजम कम होता जाएगा। सो द वॉल्यूम decreases with the pressure. So volume is proportional to 1 over the pressure. Pressure आप बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम हो। तो मैंने फिर इस तरह से इसको एक मैथमेटिकल शक्ल दे दी। ये हाइपोथेसिस है। इसको फिर आप आगे ले जाएं तो इसको बॉयल्स लॉ का नाम दिया जाता है। नहीं सर, बेसिकली बात ये थी कि ये ये तो ट्रिवियल एग्जांपल है, लेकिन इस तरह से जो सोच होती है उसको आप यूं एक ठोस शक्ल देते हैं मैथमेटिक्स के ज़रिए से। तो सर वो जो इतना एडवांस मैथमेटिक्स होता है उस तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? जो क्वांटम मैकेनिकल मैथमेटिक्स है जो कि हाईली ब्यूटीफुल और इतना मज़े का होता है, उस तक पहुंचने में क्या करना पड़ेगा? उसमें परेशान हो जाता हूँ मैं। समझ आती है लेकिन उस तक वो अपने आइडियाज़ को उस लेवल तक मैं ले जा नहीं पाता। ये जो लेवल है डेंसिटी और ये जो छोटी मोटी इक्वेशंस होती हैं, जो लॉज हैं बेसिक्स, उनको ऐसे समझ आ जाता है, लेकिन आगे लेके जाना है। आई डोंट नो, आई कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल, बट देखें फिज़िक्स की खूबसूरती ये है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बहुत बुलंदी पर पहुंचते हैं, मगर वो सारे स्टेप्स एक स्टेप उसमें से जब पक्का हो जाता है तो फिर आप अगले पे जाते हैं, फिर अगले पे, फिर अगले पर। बिल्कुल जैसा कि एक इमारत है ना, इमारत आप पहले एक ईंट रखते हैं, फिर ईंट पे ईंट पे ईंट पे ईंट, और यूं इमारत ऊंची होती जाती है। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे। अब आपने ये बॉयल्स लॉ का समझ लिया, यही चीज़ फिर ओम्स लॉ और वो जो आपने स्कूल में पढ़ा है वो सब। अगले स्टेज पर जाने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलस सीखना होगा। कैलकुलस आप सीखें, उसके बाद फिर लीनियर अलजेब्रा सीखना होगा। फिर ऐसे ऐसे थोड़ा 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 करते 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 आप फिर इतना कुछ जान लेंगे कि फिर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक पहुंच जाएंगे, जनरल रिलेटिविटी तक, स्ट्रिंग थियरी तक, हर तरफ आप जा सकेंगे। मगर मैं इस बात का कायल हूँ कि हर शख्स जो है अगर वो अपना दिमाग लगाए तो वो हर चीज़ कर सकता। अच्छा, तो ऑनलाइन नहीं, ओके, एक ही है। एक आखिरी सवाल है, चलिए। मोहम्मद उस्मान रफ़ीक हैं, ये पूछ रहे हैं कि हाउ डू वी फाइंड द मास ऑफ एन एक्सोप्लैनेट? डू वी नीड टू नो द मास ऑफ इट्स पेरेंट स्टार एंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट? हाँ, तो ये मुख्तलिफ डेटा को हमें कंबाइन करना होगा। एक तो ये कि मास ऑफ द एक्सोप्लैनेट, जब हम देखेंगे कि वॉबल कितना है तो वॉबल के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसमें यह कि हमें उसके स्टार के बारे में भी जानना होगा। वो कैसे जानते हैं? उसकी ल्यूमिनोसिटी देखकर, उसकी किस्म देखकर, और फिर हमारे पास एक पूरा चार्ट है कि अगर कोई सितारा इतना ल्यूमिनस है, उसका स्पेक्ट्रम इतना है, तो उसका मास इतना होगा। उसको चेक किया गया है दूसरे सितारों के साथ जिनके बारे में हमारे पास पहले से मालूमात हैं। तो जब पेरेंट स्टार को हम जानते हैं, वॉबल को जानते हैं, तो उससे फिर हम इस एक्सोप्लैनेट का मास निकाल सकते हैं। ये सब कुछ वो है जो एक्चुअली हम फिज़िक्स की बेसिक किताबों में पढ़ाते हैं, लेकिन जिनकी एप्लीकेशन अब बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गई है क्योंकि ये नया डेटा सामने आता जा रहा है। सो वी कैन सिंपली यूज़ केपलर्स लॉज, सिंपली यूज़ न्यूटन्स लॉज, और मज़ा बड़ा आता है ये करने में। ओके, सो वी आर डन एंड हैव अ गुड इवनिंग।